नमस्कार साथियों, 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी, जिसमें मैंने आपको 1857 की क्रांति क्या थी उसके बारे में बताया था और उसके पीछे के क्या कारण थे उसके बारे में भी डिस्कशन किया था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि 1857 ईस्वी की क्रांति के असफल होने के क्या कारण थे और असफल होने के बाद 1857 ईस्वी की क्रांति का क्या परिणाम हुआ। कुछ इतिहासकार उसके नेचर को डिफाइन करते हैं, नेचर को भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको कल के वीडियो को एक बार रिवाइज करा देता हूँ। घटनाओं की अगर हम बात करें 1857 ईस्वी की, तो सबसे पहले घटनाक्रम में हम देखेंगे तो चर्बी वाले कारतूस का यूज करना, उसके बाद सैनिकों का विद्रोह, उसके बाद कुछ सैनिकों पर फांसी पर चढ़ा देना, जैसे मंगल पांडे बैरकपुर के एक सिपाही थे जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मनाही की तथा अपने अफसर को गोली मार दी, जिसकी वजह से इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण रहा 1857 ईस्वी की क्रांति का भयानक रूप लेने में। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई थी 10 मई 1857 को, जहां पर यहाँ के सैनिकों ने दिल्ली पर आक्रमण बोल दिया और वहां पर जाकर बहादुर शाह जफर को वहां पे राजा बना दिया। उसके बाद पूरे उत्तर भारत में ये धीरे धीरे विद्रोह फैलता गया और पूरा उत्तर भारत में 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी। तो ये कुछ घटनाक्रम था जिसको मैंने आपको समराइज रूप में बताया। कुछ जो कारण थे पीछे के, जैसे राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, इन सबको हम एक एक नज़र से देख लेते हैं। जैसे राजनीतिक कारण की बात करें तो भारतीय रियासतों पर अंग्रेजों का नियंत्रण था और अधिक से अधिक बढ़ता ही जा रहा था। जैसे अगर हम बात करें सहायक संधि की, तो वेलेजली की जो सहायक संधि थी वो अवध, हैदराबाद और मैसूर में प्रभावी थी। व्यापकत का सिद्धांत का मतलब हड़प की नीति, जो डलहौजी के द्वारा चलाया गया था। जिस राजा और रानी की कोई पुत्र न हो तो वो गोद लिया हुआ अगर बच्चा कोई है तो उसको उत्तराधिकार का कोई वो नहीं है, ठीक है, उत्तराधिकार उसको नहीं मिलेगा। मुसलमानों की भावनाएं आहत इसलिए थीं क्योंकि बहादुर शाह जफर को बादशाह नहीं बनने दिया जा रहा था। भारतीय राजा यह मानने के लिए तैयार हो गए हैं, मतलब ये मानने लगे कि रियासत जो है अब खतरे में है, रियासतों का अस्तित्व, और मेमने के रूप में ये अंग्रेज हमारे बीच भेड़िया बन के बैठा हुआ है। अनुपस्थित प्रभुसत्ता के रूप में, जैसे अगर यहाँ पे अंग्रेज रह रहे हैं लेकिन कानून जो बनाया जा रहा है वो लंदन में बैठ के बनाया जा रहा है, तो एक तरह से कहें तो ये अनुपस्थित प्रभुसत्ता है, ठीक है। तो राजनीतिक कारण में मैंने आपको कल ये बताया था। उसके बाद कुछ प्रशासनिक और आर्थिक कारण मैंने आपको बताए थे कि प्रशासनिक कार्य अपर्याप्त और अयोग्य थे, जिसमें मैंने आपको कृषि का उदाहरण दिया था कि जो कर व्यवस्था थी वो बहुत ही दयनीय थी। अधिक से अधिक किसानों से टैक्स लिया जा रहा था, किसानों से प्रत्यक्ष रूप से कर लिया जाता था, मतलब अंग्रेज सीधे जाके किसानों से कर लेते थे, जिससे कि जमींदार वर्ग उदास हो गया, नाराज हो गया और उसका जो पदवी था, उसका जो शक्ति था वो छिन गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भारतीयों के लिए जो सबसे ऊंचा पद था सेना में वो सूबेदार का होता था, जिसमें सैलरी भी कम थी। इसी तरह असैनिक प्रशासन की बात करें तो सदर अमीन जो था वो पूरा 500 रुपये उसकी सैलरी थी। तो ये सैलरी इतनी कम थी कि सैनिक में भी लोग काम करना नहीं चाहते थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो आर्थिक नीतियाँ थी अंग्रेज़ों की, वो भारतीय उद्योग को बर्बाद करने के लिए थी। जब वहाँ पे औद्योगिक क्रांति हुई तो यहाँ की जो हस्तशिल्प था, हस्तशिल्प मतलब हाथ से बना हुआ जो सामान था वो बर्बाद हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कल कि सामाजिक और धार्मिक कारण क्या थे। यहाँ के लोगों से भेदभाव होता था, यूरोपियंस और भारतीयों में हमेशा टकराव होता रहता था सामाजिक और धार्मिक रूप से मुद्दे को लेकर, ठीक है। ये सब मैंने आपको कल बताया था। अब सैनिक कारण को थोड़ा सा देख लेते हैं। अंग्रेजी अनुशासन से भारतीय सैनिक संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहते थे यूरोपियंस, इसकी वजह से भारतीय उसमें फिट नहीं बैठते थे, ठीक है। देश से बाहर इनको भेजा जाता था भारतीयों को समुद्र पार करके, जबकि जो इंडियंस थे वो समुद्र को पार करना पाप मानते थे, ठीक है, और भत्ता भी नहीं दिया जाता था। और एक एक्ट आया जिसमें कि जो तार सुविधा थी, डाक सुविधा जो थी, उसको ख़त्म कर दिया गया 1854 में। इससे सैनिक वर्ग और नाराज़ हो गया। उसके बाद सैनिक अपने पुराने समय के राजाओं को याद करते थे जो कि उनको सम्मान और पुरस्कार दिया करते थे, तो इससे भी जो सैनिक थे वो नाराज़ थे। क्रीमियन युद्ध जो अंग्रेज उसी समय हारा, 1856 ईस्वी में क्रीमियन युद्ध अंग्रेजों के द्वारा हारा गया था। तो इस समय जो सैनिक वर्ग था भारत में, भारतीय सैनिकों को ये लगा कि एक अच्छा मौका है जबकि अंग्रेजों को मार के भगाया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए 1857 ईस्वी की क्रांति इतने कारणों की वजह से कहीं ना कहीं सामने उभर कर आती है। तात्कालिक कारण जो कि चिंगारी का काम करता है
वो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग होता है। ठीक है, मैंने आपको तात्कालिक कारण के रूप में मैंने आपको कल बताया था कि 1856 ईस्वी में ब्राउन बैस नामक बंदूक यूज की जा रही थी 1856 से पहले। उसके बाद न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग होने लगा और बंदूक जो न्यू इनफील्ड राइफल था उसकी जो गोली थी उसके ऊपर जो कारतूस उसमें यूज होता था उसमें गाय और सूअर की चर्बी यूज होती थी। ठीक है, जिसकी वजह से सैनिक जो थे वो ब्राह्मण मुसलमान इन सब के लिए ये अच्छी चीज़ नहीं थी, तो इन्होंने मनाही कर दी यूज करने से, जिसकी वजह से विद्रोह स्टार्ट हुआ और मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया गया। धीरे धीरे करके 29 मार्च 1857 में अपने इन्होंने एडजन को गोली मार दी, उसके बाद इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ के सैनिक भड़क उठे और बैरकपुर से सैनिक उठकर सीधे दिल्ली गए, मेरठ से सैनिक उठकर सीधे दिल्ली गए और वहाँ पर बहादुर शाह जफर द्वितीय को उन्होंने वहाँ का बादशाह घोषित कर दिया और देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत में विद्रोह का बिगुल बज चुका था। लेकिन बहुत कम ही समय में अंग्रेज़ों ने 1 साल के भीतर ही सारे विद्रोहों को समाप्त कर दिया, दबा दिया और पुनः अंग्रेजी सत्ता स्थापित हो गई। ठीक है, तो ये मैंने आपको समराइज रूप से मैंने आपको बता दिया कि कल मैंने आपको क्या बताया था, क्या पढ़ाया था। राजनीतिक कारण, सामाजिक आर्थिक कारण, प्रशासनिक कारण, सैनिक कारण, तात्कालिक कारण। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि असफलता के क्या कारण थे। क्या कारण था कि 1857 ईस्वी में भारतीय हार गए। ठीक है, चूँकि मैंने इतना पहले आपको बता दिया था इसीलिए मैं इतनी तेज़ी से आपको एक बार रिवीजन करा दिया। ठीक है, तो स्पीड मेरा कुछ अधिक था, तो आप कल का वीडियो देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई उसमें भारतीय असफल हो गए। इसके पीछे के क्या कारण थे? तो सबसे पहला जो कारण था वो था स्थानीय प्रकृति थी विद्रोह। 1857 का विद्रोह उग्र होने के बावजूद छोटे स्तर का और सीमित था। आप देखेंगे कि अवध का जो नवाब था वो, झांसी की जो रानी थी वो, अलग अलग जगह पे छोटे छोटे स्तर पे ये आंदोलन, ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था। ठीक है, डॉक्टर RC मजुमदार के अनुसार यह अखिल भारतीय मतलब संपूर्ण भारत में होने के बजाय स्थानीय और असंगठित चरित्र का था। असंगठित का मतलब क्या है? यहाँ पे कोई संगठन नहीं था। जैसे अगर आप आगे देखेंगे तो कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, तो एक महत्वपूर्ण संगठन का काम करता है कांग्रेस, लेकिन इस समय कोई महत्वपूर्ण संगठन है नहीं, जिसकी वजह से स्थानीय प्रकृति होने की वजह से ये असफल हो जाता है। दूसरा जो कमी है वो है असमान प्रभाव। भारत के उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में अधिकांश विद्रोह देखे गए, उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में, और पूर्वी, दक्षिण और पश्चिमी भारत कम प्रभावित हुए। जैसे अंग्रेज के 3 प्रेसिडेंसी थे, एक बंगाल में थे, एक बॉम्बे में थे और एक मद्रास में थे। ठीक है, तो मैक्सिमम बंगाल प्रेसिडेंसी में तो देखने को मिले विद्रोह, लेकिन बॉम्बे और मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी वो अछूता रहे इस विद्रोह से, जिसकी वजह से असमान प्रभाव पूरे विद्रोह पर पड़ा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला जो कारण था, अगला जो कमी थी वो है समय से पहले विद्रोह की शुरुआत। देश में एक साथ विद्रोह की तारीख 31 मई 1857 तय की गई थी। तो जो विद्रोह की तारीख थी वो 31 मई तय की गई थी, लेकिन तारीख के केवल प्रत्येक संगठनात्मक केंद्र के नेताओं और प्रत्येक रेजिमेंट के 3 अधिकारियों को ही पता था। जो ये तारीख थी 31 मई 1857, वो केवल कुछ नेताओं को ही पता था। तो जो अन्य क्रांतिकारी थे वो पहले ही बहुत ज़्यादा उग्र हो गए, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों को धीरे धीरे इन सब का पता चल गया और अंग्रेज सजग हो गए। जब एक ही समय सभी लोग विद्रोह करते हैं तो ये आंदोलन जो है, ये विद्रोह जो है दबाने के लायक नहीं बचता और इससे अंग्रेज़ों को कोई ना कोई क्षति जरूर पहुंचती। ठीक है, तो हालांकि यह मेरठ में मंगल पांडे की फांसी, 19वीं और 34वीं भारतीय रेजिमेंट के सैनिकों के विघटन आदि जैसी कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे कि 10 मई को ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, सेकेंड, सांगठनिक एकता का अभाव। मैंने आपको बताया कि कोई संगठन नहीं था इस समय, भारतीय विद्रोही ठीक से संगठित नहीं थे, वो खुद आपस में भी संगठित नहीं थे। ठीक है, तो साथ ही केंद्रीय नेतृत्व कमजोर था, कोई एक नेता ऐसा नहीं था जो कि केंद्र में हो। ठीक है, इसका नेतृत्व में वीरता और साहस की कमी नहीं थी, बल्कि संगठन और ठोस कार्रवाई का अनुभव की कमी थी। ठीक है, जैसे आप देखेंगे भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन है, आगे चल के जो 1947 में हम लोग को आज़ादी मिली, उसमें बहुत सारे ऐसे बड़े नेता थे जो कि केंद्रीय लीडर के रूप में थे, जैसे गांधी जी थे, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे नेता थे जो कि केंद्र में थे, लेकिन इस समय कोई नेतृत्व करता नहीं था। नेतृत्व का अभाव,
बाबू कुंवर सिंह, झांसी की रानी तात्या टोपे, नाना साहब जैसी कुछ ही सक्षम नेता थे इसमें, ठीक है। विद्रोहियों में व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता, जो ये लोग थे वो खुद में भी लड़ते रहते थे हमेशा, ठीक है। जैसे बाबू कुंवर सिंह, झांसी की रानी तात्या टोपे, नाना साहब, इनके जो समर्थक थे वो खुद आपस में भी लड़ते थे, तो अंग्रेजों से कैसे जीतेंगे ये। विद्रोहियों में व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता, ठीक है। बहादुर शाह जफर का कमजोर नेतृत्व, अब एक संगठन बना भी, एक नेतृत्वकर्ता बना भी बहादुर शाह जफर, तो ये बूढ़ा हो चुका था बहादुर शाह द्वितीय, जिसकी वजह से इसका जो नेतृत्व है वो कमजोर पड़ गया, ठीक है। तो 1857 के विद्रोह के दौरान अपने क्षेत्रों की रक्षा करना जारी नहीं रख सका ये, ठीक है। एकीकृत दृष्टि की कमी, सब लोग का उद्देश्य जो है वो एक नहीं था। अगर सबका उद्देश्य एक रहता कि हमें अंग्रेजों को यहाँ से हटाना है, तो हो सकता था कि हम लोगों को आज़ादी मिल जाती 90 साल पहले ही, लेकिन सबका अपना अपना व्यक्तिगत उद्देश्य था। जैसे झांसी की रानी जो थी, उसके उनके जो गोद लिया हुआ पुत्र था, उनको उत्तराधिकार के लिए वो लड़ रही थी। इसी तरह नाना साहब जो थे वो अपने पेंशन के लिए लड़ रहे थे। इसी तरह जो बेगम हजरत महल थी वो अपने पति के लिए लड़ रही थी। तो सब अपने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए लड़ रहे थे, मतलब एकीकृत दृष्टि की कमी थी, कोई एक मुख्य उद्देश्य नहीं था, सब अपना बदला लेना चाह रहे थे, ठीक है। और भी कुछ महत्वपूर्ण कारण देखते हैं, जैसे कमज़ोर हथियार और गोला बारूद। चूँकि आप जानते हैं कि यूरोपियंस के पास, अंग्रेज़ों के पास बहुत आधुनिक तकनीकी के हथियार थे, संसाधन थे, लेकिन अपने पास क्या था, लोग वही लाठी से लेके लड़ते थे, हंसिया से लेके लड़ते थे। कुछ बंदूक भी थे जो कि बहुत अधिक मात्रा में पर्याप्त नहीं थे लोगों के पास। तो इसकी वजह से गोला बारूद और हथियारों की कमी की वजह से भी ये आंदोलन असफल रहा, ठीक है। युद्ध प्रौद्योगिकी में अंग्रेजों की श्रेष्ठ था। अब चूँकि उन लोगों ने अपना तकनीकी का विकास कर लिया था, जिसकी वजह से ब्रिटिश नौसेना जो थी, जो पानी में उनकी सेना थी, वो श्रेष्ठ मानी जाती थी, ठीक है। इसी अवधि के दौरान ब्रिटिश नौसैनिक शक्ति भी बेजोड़ थी। विद्युत प्रणाली ने विद्रोहियों के पूर्व निर्धारित इरादों के बारे में सारी जानकारी दे दी, ठीक है। जो विद्युत प्रणाली, जो तार था, तार का जो प्रभाव पड़ा वो सबसे अधिक पड़ा था, ठीक है, तार भेजने का जो प्रभाव था। ब्रिटिश शाही साम्राज्य के पास असीमित संसाधन थे, बहुत अधिक संसाधन थे उन लोगों के पास युद्ध लड़ने के लिए। ब्रिटिश सेना जिसे दुनिया के अन्य क्षेत्रों में भारी संख्या में भारत में भेजा गया था, बहुत अधिक थी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे दोष थे जो कि असफल होने के लिए जिम्मेदार हैं 1857 ईस्वी की क्रांति के। अब ऐसे तो आप एग्जाम में याद नहीं कुछ रख पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिसको आप केवल एक चार्ट के माध्यम से याद रख सकते हैं, जिसको मैंने यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ अभी। हाँ जी, तो पूरे दोष को याद करना, पूरे असफलता के कारणों को याद करना थोड़ा कठिन है, लेकिन इस चार्ट के माध्यम से आप अच्छा खासा कंटेंट याद कर सकते हैं। जैसे ये एक पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि स्थानीय, सीमित और कुसंगठित था। तो स्थानीय से आपको ये समझ में आएगा कि ये केवल कुछ कुछ जगहों पे, छिटपुट जगहों पे हुआ था, ठीक है, पूरे भारत में नहीं फैला था ये, ठीक है। सीमित मतलब वही चीज़ हुआ कि कम क्षेत्रों में ही सिमट कर रह गया। कुसंगठित मतलब कोई संगठन नहीं था इस समय, लोगों में आपसी सहसंबंध अच्छे नहीं थे, ठीक है। तो ये 3 शब्द से आप लगभग 30 वर्ड लिख सकते हैं। तो कुछ ऐसे कीवर्ड बनाइए अपना, जिससे कि आप पेपर्स में लिख अगर रहे हैं तो आप लिख सकें अच्छे से। दूसरा जो पॉइंट है वो है भारतीयों के पास संसाधनों की कमी। भारतीयों के पास मैंने आपको बताया कि संसाधन नहीं थे लड़ने के लिए भी, और जो है अपना सर्वाइव करने के लिए भी, तो हथियारों की भी कमी थी। और अंग्रेज़ों के पास जो आधुनिक तकनीकी थी, आधुनिक तकनीकी में तार व्यवस्था, जिससे कि कहीं से भी कहीं पर संदेश जल्दी से ही भेजा जा सकता था, जिसने विद्रोह दबाने में बहुत कारगर सिद्ध हुआ, तार व्यवस्था, ठीक है। तो भारतीयों के पास संसाधन नहीं थे और अंग्रेज़ों के पास जो आधुनिक तकनीक है वो विकास कर गया था, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग हार गए, असफलता हम लोगों को मिली। तीसरा जो पॉइंट है वो है समय से पहले विद्रोह की शुरुआत। 31 मई को स्टार्ट होने वाला था, लेकिन 10 मई को ही स्टार्ट हो गया, तो इसकी वजह से भी अंग्रेज सजग हो गए। भारतीय सैनिक व्यक्तिगत लाभ के लिए लड़ रहे थे। मैंने आपको बताया कि जो भारतीय जो विद्रोही थे, एक तरह से कहें तो जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जैसे झांसी की रानी तात्या टोपे, नाना साहब, ये सब अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए लड़ रहे थे। किसी के मन में भी एक निश्चित उद्देश्य नहीं था, इसकी वजह से भी हम लोग असफल हुए, ठीक है। तो 1857 की क्रांति का अगर आप एक चार्ट बनाना चाहें असफलता के कारण का, तो आप ऐसे चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको बता दिया। अब आइए देखते हैं कि क्या क्या इसमें प्रभाव पड़े इस क्रांति के बाद।
विद्रोह के परिणाम की अगर हम बात करें तो कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़े, कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़े। सबसे पहले सकारात्मक प्रभावों को देखेंगे, जैसे सत्ता का हस्तांतरण हो गया। सत्ता पहले एक कंपनी के हाथ में थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी, जो कि अब निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पे जो है लोगों को ये मिला कि जो कंपनी हमसे शोषण कर रही थी, अब सत्ता ब्रिटिश क्राउन के हाथ में गई है, तो अब ये क्या करते हैं, ये लोगों के लिए जानने का एक विषय था। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज को राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति का हस्तांतरण हुआ, ठीक है। इस अधिनियम के तहत शासन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के माध्यम से ब्रिटिश ताज के अधीन हो गए। उन्हें सीधे तौर पर ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। देश के मामलों के लेन देन में सहायता और सलाह देने के लिए एक भारत परिषद बनाई गई, ठीक है। तो वहाँ लंदन की संसद में एक भारत परिषद बनाया गया 15 सदस्यों का, जिससे कि भारत में होने वाले कार्यों का डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। दूसरा जो है वो है भारत सरकार अधिनियम 1858 और आगे का रास्ता। उन्होंने भारतीय प्रशासन के अधिग्रहण की घोषणा की और लोगों को आश्वासन दिया कि उनके साथ ब्रिटिश प्रजा के समान व्यवहार किया जाएगा। मतलब सबके साथ एक समान व्यवहार करने का ब्रिटिश क्राउन ने वादा किया, ठीक है। भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया। पहले जो भारतीय सेना थी वो 5:1 के अनुपात में थी, मतलब एक अगर यूरोपियन है तो 5 भारतीय सैनिक हैं अंग्रेजी सेना में, ठीक है। लेकिन अब क्या किया गया, चूँकि ये विद्रोह सैनिकों ने ही किया था, तो सैनिकों की संख्या को, भारतीय सैनिकों की संख्या को कम कर दिया गया और उस अनुपात को 2:1 कर दिया गया। मतलब अगर एक यूरोपियन है तो एक इंग्लिश है, तो दूसरा जो 2 होंगे वो भारतीय होंगे, ठीक है। तो भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया। उसके बाद आगे देखते हैं, शासन में भागीदारी की वृद्धि। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत इंग्लैंड की गृह सरकार, जिसमें भारत के राज्य सचिव शामिल थे, ब्रिटिश ताज के अंतर्गत शासन किया जाना था, ठीक है। तो शासन में भागीदारी जो यहाँ पे बात की जा रही है वो ये की जा रही है कि हम लोग को विधान परिषद जो भारत में थी उसमें स्थान भी दिया गया, ठीक है। कुछ स्थान भी दिया गया विधान परिषद में कुछ सदस्यों के लिए, ठीक है। तो ये एक लाभ हुआ। विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया। मतलब जो साम्राज्य वाली नीति थी, साम्राज्य हड़प की नीति, इन सभी नीतियों को समाप्त करके और केवल यहाँ पे प्रशासन चलाने की बात की गई, ठीक है। गोद लेने का अधिकार। ब्रिटिश अधिकारियों ने रियासतों के महत्व को महसूस किया और इसीलिए देसी राजकुमारों द्वारा गोद लेने के अधिकार को उचित रूप से स्वीकार किया गया, ठीक है। तो मतलब जो डलहौजी के द्वारा जो नीति अपनाई गई थी उसको खत्म कर दिया गया। धार्मिक स्वतंत्रता और समान व्यवहार सबके साथ किया गया। और अधिभोग अधिकार। 1859 के बंगाल रेंट एक्ट के बाद जिन किसानों के पास 12 साल से अधिक समय के लिए विशेष खेत थे वे अधिभोग अधिकारों के हकदार हो गए, ठीक है। तो ये कुछ हो गए। अन्य सुधार में कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। दंड प्रक्रिया संहिता की शुरुआत हुई। मतलब यहाँ पे कोर्ट की बात किया जा रहा है, कलकत्ता ये विश्वविद्यालय की बात की जा रही है। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम का अधिनियमन किया गया। भारतीय दंड संहिता 1858 लागू किया गया, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, भारतीय दंड संहिता को। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के पारित होने से भारत में एक पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हुई, ठीक है। तो ये कुछ हो गए जिससे कि हम कह सकते हैं कि ये पूरा इसमें इसका जो सकारात्मक जो परिणाम हुए, ठीक है। अब इसको भी याद रखना थोड़ा मुश्किल है, तो इसके लिए भी मैंने एक चार्ट बनाया जिसको आप देख सकते हैं। प्रभाव आप केवल 4 पॉइंट में याद रखेंगे। सबसे पहला सत्ता का स्थानांतरण हो गया, ब्रिटिश क्राउन को चला गया एक ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट आपको याद रखना हुआ है, क्षेत्रों के जो सीमा विस्तार की नीति था उसको समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो अंग्रेज़ों का जो नीति थी, हड़प की नीति या फिर सहायक संधि, इन सब नीतियों को ख़त्म कर दिया गया और आर्थिक शोषण अब स्टार्ट हुआ। मतलब साम्राज्य विस्तार को रोककर अब केवल पैसा लूटने का काम शुरू हुआ। कुछ कार्य भी किया गया, जैसे 1861 में ICS परीक्षा स्टार्ट हुई जिसमें भारतीयों को भी समान भागीदारी दिया जाने का वायदा किया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश ये जो परीक्षा थी वो लंदन में कराई जाने लगी, जिसकी वजह से बहुत कम ही भारतीय इसमें वो हो पाते थे, ठीक है। विधान परिषद में भारतीयों की भागीदारी बढ़ी, ठीक है। भारत सचिव का पद सृजन हुआ, ठीक है। चौथा जो पॉइंट आपको याद रखना है वो सैनिकों के प्रति विभाजन प्रतिलोपन की नीति। जहाँ पहले 4000 यूरोपियंस थे, जो ब्रिटिश सैनिक थे उनको 65,000 कर दिया गया
और 2,38,000 भारतीय थे, उनको घटाकर 1,40,000 कर दिया गया। ठीक है, तो ये पूरा सैनिकों के प्रति विभाजन और प्रतिलोपन की नीति थी। तो ये हो गया आपका प्रभाव। अब हम देखेंगे स्वरूप क्या था। ठीक है, ये जो क्रांति हुई इसका स्वरूप क्या था। तो स्वरूप के संबंध में बहुत सारे इतिहासकारों ने अपने अपने तर्क दिए हैं, जिसको हम बताएंगे, और ये सीधे सीधे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि सर लॉरेंस और सीले, इनका नाम ऑप्शन में दे देगा, और ये आपका आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि सैनिक विद्रोह की संज्ञा 1857 ईस्वी को सैनिक विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी। तो सर जॉन लॉरेंस और सीले ने दी थी। ठीक है, इसी तरह LER रीच, इसने क्या कहा था, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। ठीक है, मतलब जो धर्म में अंधे हैं उनका ईसाइयों के विरुद्ध यह युद्ध था। ठीक है, मतलब ये 1857 ईस्वी की आलोचना कर रहे हैं। ये सभी यूरोपियन हैं, यूरोपियन इतिहासकार हैं जो कि ये आलोचना कर रहे हैं। TR होम्स एक इतिहासकार हुए, उन्होंने कहा ये बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध था। अब हमको एक बात ये नहीं समझ में आती है, बर्बरता जिसको ये भारतीयों को बर्बरता से संबोधित कर रहे हैं, और सभ्यता ये अपने आप को कह रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कुछ जगहों पर, जैसे बनारस, लखनऊ, यहाँ पर भारतीयों ने यूरोपियन स्त्रियों का और बच्चों का जो है वो कत्ल कर दिया था, मार दिया था उनको। लेकिन ये जो लोग थे, ब्रिटिशर्स जो थे, उन्होंने भी तो बहुत जगह ऐसे काम किए थे जिनसे उनको सभ्य नहीं कहा जा सकता। जैसे जो हडसन था, उसने लगातार अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी लोगों पर। ठीक है, इसी तरह कुछ ऐसे भी थे जज वगैरह जो ये कहते थे, उनको गर्व होता था कि मैंने बिना किसी गलती के इतने लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया। तो ये कौन सा सभ्यता है। ये लोग भी बर्बर से कम थोड़ी ना थे। तो बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध ये TR होम्स कहते हैं। ठीक है, सर जेम्स आउट्रम और W टेलर कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था। मुझको नहीं लगता है, क्योंकि अगर ये पहले से तय होता कि विद्रोह होने वाला है और उसका एक पूरा अच्छे से योजना बनाई गई होती, तो कहीं ना कहीं 1857 ईस्वी की क्रांति एक महत्वपूर्ण रोल निभाती और ये कहीं ना कहीं आज़ादी की तरफ ले जाती। जो पांचवा पॉइंट है वो है डॉक्टर सेन के द्वारा कहा गया स्वतंत्रता संग्राम। डॉक्टर सेन जो कि एक भारतीय मूल के हैं, तो ये स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं ये 1857 ईस्वी की क्रांति को। RC मजुमदार सन 57 ईस्वी का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। ये जो RC मजुमदार हैं वो कहते हैं कि जो सन 57 का विद्रोह था वो स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। ये आपको दो नाम याद रखने हैं, दुर्गादास और सर सैयद अहमद खान। ये दोनों लोग यूरोपियंस की तरह ही 1857 ईस्वी को एक विद्रोह मानते हैं, सैनिक विद्रोह मानते हैं। ठीक है, ये भी आलोचना करते हैं। यहाँ पे दो नाम और है, राष्ट्रीय विद्रोह कहने वाले और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले, जिसमें राष्ट्रीय जो विद्रोह है वो डिज़रायली और अशोक मेहता के द्वारा कहा गया है, जबकि जो BD सावरकर हैं वो कहते हैं कि जो 1857 ईस्वी की क्रांति थी वो एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो नाम देके और ये इनका जो कोटेशन है वो आपसे पूछ सकता है, ये जो सेंटेंस का क्या है वो पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको ये कम से कम 8 तो आपको याद रखना ही चाहिए। और अब मैंने एक माइक ले लिया है, पहले मैं ईयरफोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन अब माइक ले लिया तो कुछ आवाज़ में डिफरेंस ज़रूर आया होगा, पहले आवाज़ थोड़ा फट जा रहा था। तो वीडियो कैसी लगी अब आप एक कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो 1857 ईस्वी की क्रांति में मैंने आपको 1857 ईस्वी की क्रांति क्या थी, उसके पीछे का कारण क्या था, उसके असफल होने का क्या कारण रहा, उसके परिणाम क्या क्या रहे हैं और उसका स्वरूप कैसा था, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगला जो टॉपिक होगा। धन्यवाद।